जी, तो मैंने जैम्प सर्वर स्टार्ट कर लिया है और जैम्प सर्वर के अंदर जो फोल्डर है हमारा पीएचपी कोर्स का, उसकी उसे ओपन कर लिया और उसके अंदर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जिसमें क्लास 1 और टेस्ट 1 के नाम से दो पीएचपी की फाइल्स बनी हुई नजर आ रही हैं। अब इन्हें आप लोगों ने किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेना है, चाहे आप इसे नोटपैड में ओपन कर लें, सबलाइम में कर लें, नोटपैड प्लस प्लस में कर लें, विजुअल कोड में कर लें या किसी में भी कर लें, यानी टेक्स्ट एडिटर कोई भी जो आप इजीली इस्तेमाल करना जानते हैं या इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब मैं इसे जो है वो ओपन करता हूँ विजुअल कोड में ही। ठीक है, विजुअल कोड पे मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके मेरी फाइल जो है विजुअल कोड के अंदर ओपन हो जाएगी। अब देखते हैं हम लोग। जी, ये विजुअल कोड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सीखना है आज वाले प्रोग्राम में कि कैसे हम लोग जो है वो डाटा टाइप्स के बारे में, पीएचपी के अंदर डाटा टाइप्स कैसे डिक्लेयर करेंगे। यानी मुख्तलिफ डाटा टाइप्स हैं, जिस तरह इंटीजर है, इंटीजर आमतौर पे उसे हम लोग इंट कहते हैं, फिर फ्लॉट है, स्ट्रिंग है, डबल, इस तरह जो है वो मुख्तलिफ हैं। और फिर वेरिएबल्स हैं कि वेरिएबल हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है वो लास्ट वाला लेक्चर शो हो रहा है। आज हम लोग जो है वो दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और फाइल बनानी है। क्या करेंगे हम लोग कि अपने फोल्डर के अंदर आएंगे। ये हमारे फोल्डर का जो डाटा है, ये पीएचपी कोर्स आउटलाइन या फोल्डर वो देख लें। यहाँ से मैं इसे दोबारा ओपन करता हूँ, ओपन फोल्डर करें ताकि हमारा बिल्कुल वही फोल्डर जहाँ पे जो पीएचपी वाला था वो हम लोग इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। पीएचपी वाला फोल्डर एचटी डॉक्स के अंदर, ये पीएचपी का ये वाला, इसे आपने सिलेक्ट कर लेना है, तो इस तरह वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यानी ये अब हमारे पास ये दोनों दो फाइल जो है वो लास्ट वाली वो शो हो रही हैं। अगली फाइल, एक नई फाइल बनानी है आज के लेक्चर के लिए। ये प्लस वाला साइन जो है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप अपने आज फाइल जो बना रहे हैं उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। मैं कह देता हूँ सेकंड क्लास डॉट पीएचपी क्योंकि हमने पीएचपी का ही करना है, तो आप इसे पीएचपी में कर दें। ठीक है, इस तरह ये एक फाइल जो है वो पीएचपी की सेकंड के नाम से बन गई। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो कोड लिखने हैं। वो कैसे लिखेंगे हम लोग? लिखने का बहुत आसान तरीका, जैसे कल हम लोगों ने जो देखे थे कि पहले हम लोग जो है वो लेस देन की अलामत, फिर क्वेश्चन मार्क और पीएचपी। ठीक है, ये वाला टैग लिखेंगे और नीचे स्पेस देके क्वेश्चन मार्क और ये ग्रेटर देन का साइन हम लोग लगा देंगे जिससे हमारा पीएचपी का कोड जो है वो कंप्लीट, यानी इस जगह पे जो भी आप टैग हम लोग ऐड करेंगे वो पीएचपी के होंगे। ठीक है, अब पीएचपी में हम लोगों ने कल ये एक मैंने आपको बात बताई थी कि हम लोग अपने पीएचपी के अंदर बाकी तमाम फाइलें जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो फाइल स्टार्ट होगी पीएचपी की, क्योंकि हमने ये सर्वर साइड लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, तो इसे आपने सेव हमेशा डॉट पीएचपी, यानी इसकी एक्सटेंशन जो है वो पीएचपी ही रखनी है आपने। तो इसके अंदर चाहे आप एचटीएमएल का कोड भी ऐड कर लें और चाहे तो आप सीएसएस के कोड ऐड कर लें, जो भी कोड ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी कि आप अगर इन पीएचपी के अंदर यहाँ पर जो है वो अगर टैग ऐड करना चाहते हैं तो उसको डिक्लेयर करने का तरीका जो है वो थोड़ा चेंज होगा। हाँ, अगर आप लोग जो है वो इस क्लोजिंग टैग के अंदर, यानी जहां पर जो है वो पता है हमने बता दिया उसे कि यहाँ तक हमारा पीएचपी का कोड था या कोड है, उसके बाद जो बाहर कोड लिखेंगे इस क्वेश्चन मार्क के, जो हम लोग क्लोजिंग टैग जिसे कह रहे हैं पीएचपी का, तो इसके बाद जो लिखेंगे वो पीएचपी के बाहर होगा।
ठीक है। यानी फर्ज करें कि मैं यहाँ पर HTML लिख देता हूँ, ये HTML का टैग है। अब HTML के टैग के अंदर जो है वो यहाँ पे मैं कोई भी हेडिंग जो है वो दे देता हूँ। ठीक है, हेडिंग में क्या कहा जी, दिस इज माय सेकंड क्लास इन PHP। ठीक है, सेव करते हैं और साथ ही हम लोग इसे रन भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आउटपुट क्या आई है। कि अब यहाँ पर देखिए इस प्रोग्राम को, PHP की फाइल को रन करने का, चलाने का तरीका क्या है। लोकल होस्ट लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे, अब जो फोल्डर है हमारा वो लिखेंगे और एंटर कर देंगे। हम लोग उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे जो फोल्डर हम लोगों ने क्रिएट किया था। अब उसके अंदर जितनी भी क्लासें हैं या जितनी भी फाइलें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो रही हैं आपको। आज वाली क्लास जो हमने सेकंड क्लास डॉट PHP के नाम से सेव की थी, इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब देखें कि दिस इज माय सेकंड क्लास इन PHP। ठीक है, अब ये हम लोगों ने लिखा है HTML के अंदर, यानी ये टैग जो कोड है ये हम लोगों ने HTML के अंदर लिखा है। अब अगर मैं यही कोड जो है वो यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ कि H1 जो है वो लिखूं कि दिस इज माय सेकंड क्लास इन PHP, सेव करते हैं। तो अब देखें अपने फाइल में आते हैं, आउटपुट वाली फाइल में, और इसे यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो अब देखिए उसने एरर दे दिया कि आपका सिंटैक्स एरर आ रहा है, आप इसे डायरेक्ट ऐसे टाइप नहीं कर सकते। कैसे, वो आपको साथ यानी इसकी डिबगिंग कर रहा है कि आपकी एरर जो है वो किस जगह पे आ रहा है। यानी उसने कहा है कि पार्स एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, यानी कि ये जो आपने लेस देन का साइन लगाया है वो आपका अनएक्सपेक्टेड है, वो नहीं पता कि क्या है। आप उसे जो है वो देखें, ढूंढे कहाँ पे है, यानी एंड ऑफ फाइल पे जो है। और उसके बाद बता दिया उसने कि आपके सी, फिर जैम्प, फिर htdocs, उसके अंदर फोल्डर PHP कोर्स, उसके अंदर जो PHP क्लास है सेकंड क्लास डॉट PHP के नाम से, उसकी लाइन नंबर 3, उस पे आप लोग जाएं और इसको ठीक करें। अब देखें ये हमारा लाइन नंबर 3 ये शो कर रहा है यहाँ पर, ये एरर आ रहा है, इसको आप ठीक करें। क्योंकि अब ये एरर क्यों दे रहा है कि इसने डिटेक्ट किया है कि हमने PHP के अंदर कोड दे दिया है HTML का, और डायरेक्ट कोड हम लोग PHP के अंदर HTML का नहीं दे सकते। तो या तो फिर हम लोग इसे चेंज करेंगे PHP के कोड के मुताबिक, या फिर इसे हम लोग जो है वो PHP के इस कोड के बाहर लिखेंगे। ठीक है, फिर इस पे ऊपर, इसके ऊपर जो है वो काम होगा, अदरवाइज इसके ऊपर काम नहीं होगा। मैं यहाँ पे इसे जो है वो कर देता हूँ, सेव करते हैं। तो अब इसकी आउटपुट जाके देखें, ठीक होगी होगी। ठीक है, यानी अब दोनों जो लाइनें लिखी थी वो यहाँ पर शो होना शुरू हो गई है। अब अगर हम लोग यही चीज जो है वो अपने PHP के अंदर लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, यानी HTML का कोड अगर हम लोग अपने PHP के अंदर लिखना चाह रहे हैं तो वो कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए कल भी एक हमने कोड पढ़ा था इको का। ठीक है, यानी ECHO इको। अब इको लिखेंगे और उसके बाद डबल कोटेशन लिखते हैं, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के, ओपन करके, क्लोज करके। अब इसके अंदर जो लिखेंगे हम लोग, ठीक है, वो हमें आउटपुट में दिखाएगा कि यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि दिस इज माय सेकंड क्लास इन PHP, सेव करते हैं और आखिर में ये सेमी कॉलन भी लगाना है, ये जरूरी है, जिसे हम लोग ये बताता है कि आपकी एक लाइन जो है वो कंप्लीट हो गई, यानी यहाँ पर आपका कोड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने इसे टर्मिनेट कर दिया, यानी कि सेमी कॉलन टर्मिनेट के लिए काम कर रहा है कि यहाँ पे हमारी लाइन खत्म हो गई है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं हम लोग, यहाँ पर आके इसे रिफ्रेश किया तो वो देखें दिस इज माय सेकंड क्लास। क्या स्क्रीन सबको ही नजर नहीं आ रही।
हाँ ठीक है। यानी अफजाल आपका शायद कोई नेट का इशू होगा जिसकी वजह से आपको स्क्रीन जो है वो शो नहीं हो रही। दोबारा आप रीस्टार्ट कर लें अपने नेट को या क्लास को रीज्वाइन करके देखें, मे बी आपकी जो है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो अब देखें कि हम लोगों ने एच टी पी एच पी का कोड जो है ये लिखा, उसके अंदर हम लोग ये चाह रहे हैं। अब अगर हम लोग इसी चीज को हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हेडिंग मीन यानी जिस तरह ये बोल्ड और बड़ा है साइज में लिखा हुआ आ रहा है, तो इसे मैं चेंज करना चाहता हूं कि ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली हेडिंग जो है ये भी बड़ी नजर आए, और मैं इसे लिखना भी पीएचपी के अंदर चाहता हूं। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर इस इन्वर्टेड कॉमास जो है, यानी कि ये वाले डबल कोटेशन जो है, इनके अंदर हम लोग जो है वो टैग लगा देंगे। ठीक है, यहां पर ये यानी उस डबल कोटेशन जो है, डबल कॉमे इन्वर्टेड कॉमर्स जो है, उसके अंदर अगर हम लोग ये टैग लगा देंगे। सेव किया मैंने फाइल को, आके मैं यहां पर इसे रिफ्रेश करता हूं। अब देखें कि वो हेडिंग जो है वो हमारी बड़ी होगी, यानी अब HTML का कोड जो है वो इसके अंदर चल गया है। ठीक है, इस तरह आप जो है वो अपने कोड को चला सकते हैं। अब इसी तरह अब देखें कि अगर मैं चाहूं कि ये वाला टेक्स्ट जो है सिर्फ ऊपर वाले जो पीएचपी के अंदर दी गई है वो मैं सेंटर में भी करना चाहता हूं। ठीक है, सेव किया, आके अपने टैग और प्रोग्राम में आउटपुट को रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखें कि ऊपर वाली हेडिंग जो है वो सेंटर में चली गई, नीचे वाली जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इस तरह हम लोग अपनी HTML कोड जो है वो इस PHP कोड के अंदर जो है वो टाइप कर सकते हैं। और हमें ये बहुत सारी जगहों पे जरूरत पड़ेगी कि HTML का टैग और PHP का टैग ये हम लोगों ने मिक्स करने हैं। कि HTML कि एक हम लोग जो है वो टेक्स्ट फील्ड डाटा टाइप टेक्स्ट रखते हैं, तो उसके अंदर हम लोगों ने डेटाबेस में से डाटा उठा के दिखाना है। तो वो HTML फ्रंट एंड पे जो हमें उसकी सामने दिखाएगा डिजाइन, और डेटाबेस में से यानी वो PHP के जरिए हम लोग जो है वो डेटाबेस से डाटा उठा रहे हैं और वो वहां पे शो कर रहे हैं। तो फिर हम लोग जो है वो कोड इसी तरह PHP का कोड जो है वो HTML के अंदर भी ऐड करेंगे। ये चीज यहाँ तक क्लियर होगी आपको कि कैसे हम लोगों ने, अगर हमें जरूरत पड़ जाए कि हमने PHP के अंदर अपना कोड जो है वो लिखना है HTML का, तो वो कैसे हम लोग लिखेंगे। इको जो है ये भी आउटपुट के लिए स्क्रीन के ऊपर जो है मैसेज शो करवाने के लिए, और एक कमांड है प्रिंट की। प्रिंट जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव और तेज जो है फास्ट जो है आउटपुट दिखाने के लिए वो इको है। समटाइम प्रिंट जो है वो थोड़ा सा मिली सेकंड में थोड़ा फर्क पड़ जाता है कि आउटपुट जो है वो थोड़ी लेट कर देती है। ठीक है, तो इसलिए इको को आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगली चीज जो हम लोग सीखेंगे इसकी डाटा टाइप्स, कि डाटा टाइप्स जो है वो कैसे है। यानी जिस तरह आप लोगों ने C++ या सी लैंग्वेज में या जावा में देखा होगा कि जब भी हमें कोई भी डाटा टाइप करना होता था, तो उसके लिए हमें डाटा टाइप्स जो है वो बताना पड़ता था कि मैं डाटा जो है वो किस टाइप का रख रहा हूँ। वो इंटीजर टाइप है, वो फ्लॉट है, वो डेसिमल जिसे हम लोग कहते हैं फ्लॉट में आ जाता है, आया या स्ट्रिंग है। तो इस चीज को हम लोग जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे PHP के अंदर, क्योंकि PHP 95-94 से ये स्टार्ट हुई थी। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस ऐड आस्ता आस्ता होते जा रहे हैं, यानी अब तो PHP 8 आ गई है, जिसमें हमें जो है वो ये नहीं बताना पड़ता कि डाटा जो हम लोग टाइप कर रहे हैं या एंटर कर रहे हैं उसकी टाइप क्या रखी है। यानी जो भी डाटा जिस किस्म का भी हम लोग ऐड करते हैं वो ऑटोमेटिकली सर्वर को बताता है, देखता है कि ये डाटा किस किस्म का है, वो उसी लिहाज से उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, अब देखिए कि एक डाटा टाइप जो है वो हम लोग यहाँ पर, क्या जी मैं इसका रखना चाहता हूँ
इको में कर देता हूँ 50। ठीक है, अब अगर इसे शो करते हैं, आउटपुट में लाते हैं, तो देखें ये 50 शो हो गया। यानी हमें जो है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये डाटा जो है वो 50 इंटीजर है क्या है, उसने खुद ब खुद जो उसे इको कर दिया। इसी तरह अगर मैं 60 पॉइंट समथिंग कर दूं तो वो भी वो शो करेगा आपका कि आपने क्या लिखा है। यानी वो उसमें परेशानी वाली बात नहीं होगी, यानी कि वो 50 के बाद ही शो कर दिया उसने, क्योंकि ये अब लाइन ब्रेक नहीं की, वो एक ही लाइन के अंदर शो कर रहा है। और तीसरी किस्म जो है वो स्ट्रिंग, यानी अगर आपने स्ट्रिंग लिखनी है तो स्ट्रिंग हमेशा जो है वो हम लोग डबल कोटेशंस के अंदर लिखते हैं। दिस इज स्ट्रिंग डाटा टाइप। ठीक है, ये इसको रिफ्रेश करते हैं तो वो इसी के आगे लिख देगा। अब अगर हम लोग इन्हें जो है वो अगली लाइन पे लाना चाहते हैं तो स्पेस दे के यहाँ पर /n कर देते हैं, आउटपुट में आके रिफ्रेश करते हैं। ये हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा तो आप इसे यहाँ पर जो है वो BR भी कर सकते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर नहीं, इसे यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो एंड पे लेके जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इस लाइन को शुरू से ही वो अगली लाइन पे ले आए। /n किया तो उसने जो है वो वैसे इसके अंदर स्पेस दे दिया, और यहाँ पे अगर मैं इसे BR यूज कर लूँ, ठीक है, तो अब वो उम्मीद है कि नीचे दूसरी लाइन पे ले आएगा। इस तरह जो है वो हम लोग PHP के अंदर डाटा टाइप्स डिक्लेयर कर रहे हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें बताने की वो डाटा की किस्म जो है वो इंटीजर है, डाटा की किस्म फ्लॉट है, डाटा की किस्म जो है वो स्ट्रिंग है। जस्ट हम लोगों ने डायरेक्ट टाइप करना है, PHP ऑटोमेटिकली उसे चेक कर लेता है, उसे देखता है कि ये क्या चीज़ है और किस टाइप का डाटा है। वो ऑटोमेटिकली उसको उतनी स्पेस भी असाइन कर देता है और डाटा को मैनिपुलेट भी कर देता है। उसके बाद दूसरी चीज जो आज हमने सीखनी थी वो ये थी कि वेरिएबल्स हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, वेरिएबल जो कि बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है और ये बहुत जरूरी भी है। वेरिएबल हम लोग क्यों डिफाइन कर लेते हैं? वेरिएबल मीन कि एक कंटेनर बना लेते हैं कि एक कंटेनर है, उसके अंदर जब हम लोग डाटा रख देंगे तो वो बार बार डाटा हमें नहीं टाइप करना पड़ेगा। वो जहां भी हम लोग वो वेरिएबल कॉल करेंगे, जहां भी वो वेरिएबल यूज करेंगे, तो उस वेरिएबल नेम से मुराद है कि उसके अंदर जो डाटा हम लोगों ने डाल दिया था वो उस जगह पे हम लोग कॉल कर रहे हैं। अब PHP में हम लोगों ने वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है? $साइन लगाना है। ठीक है, फर्ज करें कि $साइन a एक वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन कर लिया और उसकी कीमत रख दी 50, और एक इसी तरह जो है वो $B रख दिया और उसकी कीमत जो है असाइन कर दी हम लोगों ने 100। ठीक है, ये दो वेरिएबल अब हम लोगों ने जो है वो डिफाइन कर दी। अब देखें कि जब हम लोग इनको एको करना चाहें, इनको शो करना चाहें स्क्रीन पे, अब ये डिफाइन हो गए, हमें इसका आउटपुट जो है वो कोई भी स्क्रीन पे नजर नहीं आएगी क्योंकि अभी तक हम लोगों ने उसे कोई ऐसी कमांड नहीं दी कि इसको स्क्रीन पर भी वो शो करे। ठीक है, अब बाकी जितनी भी अगर हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसके लिए तो ये डबल कोटेशन जो है वो लाजमी थे, लेकिन अगर हमारे पास वेरिएबल में हमने कोई भी डाटा जो है वो सेव कर लिया तो वो जरूरी नहीं होगा कि हम लोग उसे डबल कोटेशन के अंदर जो है वो लेके आए और फिर शो करें। अब देखें कि मैंने वेरिएबल ए जो है उसको एको करवाया कि वेरिएबल ए के अंदर, यानी इस कंटेनर के अंदर कौन सी वैल्यू है वो शो करे। वो अब सेव किया मैंने, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो उसने यहाँ पर जो शो कर दिया कि 50 है, यानी $A से मुराद ये 50 वैल्यू है। ठीक है, यानी इसने खुद ब खुद जो है अब हमें यहाँ पर जो है वो डबल कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम लोगों ने जस्ट $साइन लगाया
और उस वेरिएबल को कॉल कर लिया और उसने वो वेरिएबल उसकी वैल्यू हमें दिखा दी। इसी तरह जो है वो अगर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लूँ, कोई भी सी कर लेते हैं और वैल्यू दे देते हैं, उसकी वैल्यू में क्या दे देते हैं जी, दिस इज वेरिएबल, दिस इज स्ट्रिंग टाइप कर लेते हैं ऑफ डाटा। ठीक है, ये कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर जो है एको कर देता हूँ $C, अब देखिए कि ये यहाँ पर जो है वो डाटा शो हो गया कि मुझे अब अगर कहीं भी जरूरत है कि ये वाली स्ट्रिंग जो लिखी हुई है कि इसको मैंने बार बार प्रिंट करवाना है, तो मुझे ये सारे का सारा डाटा जो है वो टाइप नहीं करना पड़ेगा। मुझे जस्ट एक ही दफा मैंने टाइप कर लिया और सिर्फ इस एक सी जो हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसी वेरिएबल को लेके आगे जहां जहां मैं उसे एको करवाता जाऊंगा वो वहां वहां पे उसको दिखाता जाएगा, शो करवाता जाएगा जो उस वेरिएबल के अंदर डाटा मौजूद होगा। ठीक है, इस तरह जो है वो आप अपने जितने भी मैथ के ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स बना के उन वेरिएबल्स में डाटा ऐड करके आप उन पे मुख्तलिफ मैथमेटिकली ऑपरेशन जो है वो लागू कर सकते हैं। जिस तरह कैसे, मैं एक दफ़ा ये सारे HTML वाले कोड जो है वो डिलीट करता हूँ और ये वाले भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, कि अब देखें कि मैंने एक वेरिएबल जो है वो डिफाइन किया ए, उसकी कीमत जो है मैंने रख दी 50, और एक वेरिएबल जो है वो मैंने डिफाइन कर लिया बी और उसको कीमत असाइन कर दी मैंने 14, जो भी जितनी भी आप कर लेते हैं। अब क्या है कि मैं एक वेरिएबल और डिफाइन करता हूँ, आंसर इज इक्वल टू वेरिएबल ए प्लस वेरिएबल बी। अब इन दोनों को जमा करें। ठीक है, यानी अब अगर इनको मैं जमा करके यहाँ पर आउटपुट में आके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, कोई आउटपुट शो नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई? कि हम लोगों ने तो उसे बताया ही नहीं कि हमें कौन सी चीज आउटपुट करें, यानी उसकी आउटपुट दिखाने के लिए हमने कमांड ही नहीं दी। तो यहाँ पर जो है वो कमांड देंगे, हम लोग एको करेंगे और एको में जो है अब कौन सी चीज हम लोग देखना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कि हमें उसका आंसर जो है वो दिखा दे। कौन सा है? हम लोगों ने वेरिएबल जो बनाया है उसका नाम आंसर है। ठीक है, और ये अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर हम आके इसे रिफ्रेश करते हैं। तो अब क्या है, मतलब कि ये 50 जमा 14 करके उसने हमें इसका जवाब दे दिया। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें वो पहली रकम भी दिखाए, दूसरी दरम्यान में जमा की अलामत भी दिखाए और दूसरी रकम और फिर मुसावी में जो है वो इज इक्वल टू की अलामत शो करवाए, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या करना है, वेरिएबल ए, ठीक है, डॉट लगाएंगे, डबल कोटेशन के अंदर प्लस की अलामत लगा देंगे, फिर डॉट लगाएंगे, वेरिएबल बी, डॉट लगाएंगे, फिर हम लोग जो है वो डबल कोटेशन में इज इक्वल टू की अलामत लगा देंगे और डॉट आंसर लगा देंगे। यानी अब क्या है कि पहला वेरिएबल जो उसकी कीमत है वो यहाँ पर 50, फिर प्लस की अलामत और फिर उसके बाद 14, फिर इज इक्वल टू और फिर जो जवाब है वो। अब हम लोग इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं अपनी आउटपुट। अब देखें 50 प्लस 14 इज इक्वल टू 64। यानी अब अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो इसकी कीमत चेंज करते हैं तो वो नीचे ऑटोमेटिकली हमें दिखाएगा और उसका टोटल भी दिखाएगा कि कितना उसका टोटल हो गया है। यानी इस तरह आप अपना जवाब जो है, आउटपुट जो है वो बना सकते हैं कि आउटपुट में किस तरह लेना चाहता हूँ। अब आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो ये है कि प्लस वाली एडिशन वाली जो मैंने तरीका बता दिया, आपने इसको ज़रब भी करके देखना है, आपने इसे तकसीम भी करके देखना है, आपने इसका रिमाइंडर भी निकाल के देखना है। यानी जितने मैथमेटिकली ऑपरेशंस हैं
वो आपने अप्लाई करके देखने हैं और कोशिश करें कि इस तरह जो है वो आपके अलग-अलग साथ इसी आउटपुट के अंदर जो है वो रकमें भी शो हो जाएं कि कौन कौन सी है और उसका जवाब क्या आ रहा है। जो ऑपरेशन करेंगे वो साथ आपने शो भी कर देना है कि यहाँ पर अगर तकसीम है तो तकसीम कर देंगे, ज़रब है तो ज़रब की अलामत शो होगी। जो जो आप चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, वो अब आपने बाकी की प्रैक्टिस करनी है। यानी आपको वेरिएबल की आउटपुट लेने का तरीका जो है वो समझ आ जाएगा कि कैसे हम लोगों ने इको को इस्तेमाल करके अपने आउटपुट में किस तरह का जवाब लाना चाहते हैं। जिस तरह का जवाब लाना चाहते हैं वही असल होता है कि आपकी जो वेब एक बन रही है, एक वेब पेज बन रहा है, उसकी लुक कैसी आप बनाना चाहते हैं, किस तरह की उसकी फ्रंट एंड पे शो होगा और पीएचपी में आपने उसे किस तरह कंट्रोल करना है। यही फन है। इसी चीज को आपने जो है वो सीखना है और करना है। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है।